नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह का वक्तव्य सामने आया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष ही सिर्फ विवादित कहता रहा है, विवादित ढांचा कहकर वो लगातार इसको बोलता रहा है कि ये विवादित ढांचा है। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसको बाकायदा तौर पर विवादित लिखवाया गया है। ये पहली बार है जब कोर्ट की तरफ से इसे विवादित ढांचा कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई या ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष इसको एक झटके के तौर पर देख रहा है, तो हिंदू पक्ष में इससे कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। उनको लग रहा है कि जो बात वो खुद कहते रहे थे, वो बात आज कोर्ट की तरफ से कही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, तब जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। और इससे पहले आपको पता ही है कि हिंदू पक्ष लगातार इसको मंदिर होने का लगातार दावा करता रहा है, जिसके बाद संभल में जिस तरह की हिंसा भड़की वो आपके सामने है। और पूरे संभल जो कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता रहा था, वहां किस तरह से पूरा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया गया। इस पूरे मामले को बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विवाद लगातार बढ़ता रहा और अब आप देखिए कि वहां पर राम मंदिर बनाया गया, वो भी कोर्ट के फैसले के बाद। अब ये जो शाही जाम मस्जिद का ये पूरा मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे इसी तरीके से भुनाना चाहती है, खासतौर पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही हथकंडा है, किस तरह से वो हिंदू मुस्लिम करे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए। ये कहा जाए तो अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये सब उसकी तरफ से कहा जाता रहा है और लगातार इसको लेकर विवाद खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन संभल की शाही जामा मस्जिद जो पूरा का पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर कई घंटों की सुनवाई अब तक हो चुकी है, उसको पहली बार विवादित ढांचा लिखवाना ये अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि जो हिंदू पक्ष कह रहा था, वही बात अगर कोर्ट दोहराता हुआ नजर आए और कोर्ट ये लिखवाता हुआ नजर आए कि ये एक विवादित ढांचा है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा झटका ये मुस्लिम पक्ष के लिए है और ये पूरा मामला अब किस ओर और किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी आपको पता ही होगा कि रमजान का ये पाक महीना चल रहा है और ऐसे में रंगाई पुताई का काम मस्जिदों में, अलग अलग मस्जिदों में होता है। और इसी सिलसिले में शाही जामा मस्जिद की जो कमेटी है, उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कहा कि इजाजत उनको दी जाए कि रंगाई पुताई का काम जो है वो शाही जामा मस्जिद में कराया जाए। इसको लेकर एक टीम गठित की गई, एएसआई की टीम गठित की गई और हालांकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि लगता नहीं है मस्जिद को देखकर कि उसमें रंगाई पुताई की जरूरत है। इसके अलावा भी कई और ऑब्जर्वेशन उन्होंने कोर्ट में अपने दर्ज किए हैं। हालांकि 100 साल से ज्यादा से लगातार इसी तरीके से शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम होता रहा, लेकिन तब एएसआई ने कभी भी इसको लेकर कोई अपना ऐतराज दर्ज नहीं किया। अब कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट में जिस तरह से इसको विवादित कहा गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोर्ट ही इस मामले की दिशा को इस तरह से तय करता हुआ नजर आए और ये बताता हुआ नजर आए कि जो शाही जामा मस्जिद है वो जो है वो एक विवादित ढांचा है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा कहकर पूरा का पूरा केस चलाया गया था और उसका नतीजा आपके सामने है। और अब संभल की शाही जामा मस्जिद को अगर विवादित ढांचा कहा जा रहा है, तो आप समझिए कि ये पूरी की पूरी जो ये कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो किस तरफ और किस तरह से जाती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला अब अटक तो गया ही है पूरे तरीके से, और अब इसको हर तरीके से बुलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। आपको पता ही है कि कुंभ को वो किस तरह से भुना रही है, लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं था और सिर्फ उसके आने से, उसकी सरकार में आने से ही ये कुंभ हुआ है और इस तरह के उसने इंतजाम निजाम किए हैं और तमाम अपनी नाकामियों को वो छिपा रही है।
और अब किस तरह से जो गंगा जल है वो अलग अलग जगहों पर भिजवाया जा रहा है, वो खबर भी आपने देखी होगी। लेकिन इसके इतर अगर महाराष्ट्र की सियासत को भी हम देखते हैं, क्योंकि कई खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है, आप तक पहुंचाना जरूरी है। महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है तब से आप ये देखिए, बटोगे कटोगे के नारे तमाम वहां पर लगाए गए थे और किस तरह से साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहां सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से वो सरकार विवादित है। लगातार एक कोल्ड वॉर जो है वो चाहे एक नाथ शिंदे हो या दूसरे घटक दल हो, उन आपस में देखने के लिए मिल रही है। और आज महाराष्ट्र सरकार का पहला इस्तीफा हमने देखा। धनंजय मुंडे जो है उनके ऊपर संगीन आरोप है, उनके करीबी जो है उनके ऊपर हत्या तक का आरोप है सरपंच की। और इस मामले में बहुत दिन से उनका ये जो इस्तीफा था वो पेंडिंग था और आखिरकार उनका इस्तीफा आज ले लिया गया है। हालांकि ये कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तरह तरह के बहाने और बातें कही गई, लेकिन ये आपको पता है कि उनके ऊपर संगीन आरोप हैं और इस सब के चलते उनका इस्तीफा लिया गया है। तो आखिर महाराष्ट्र की ये पूरी की पूरी राजनीति किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? एनडीए में जिस तरह से बवाल और हंगामा है उसको लगातार छिपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि अगर यही चीज कहीं पर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती और इसी तरह के मनमुटाव, भेदभाव और विवाद आपस में देखने के लिए मिलते तो मीडिया इसको किस तरह से बड़ा चढ़ाकर या फिर किस तरह से इसको दिखा था। लेकिन आज जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में जो खींचतान चल रही है वो सब आपके सामने है। सामने में तो बाकायदा तौर पर ये लेख भी लिखा गया कि एक नाथ शिंदे नाराज तो चल रहे हैं, वो हम सबको पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और अमित शाह ने ये कहा कि आप अपनी पार्टी को हमारी पार्टी के अंदर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका डिमोशन किया गया है। ये तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं और बहुत तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। बीएमसी का चुनाव भी वहां पर होना है और ऐसे में धनंजय मुंडे का इस्तीफा और संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस तरह से विवादित ढांचा उसको बताया गया है, ये सब अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा की शुरुआत हम इससे करें। मेरे साथ आप सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शिरोन को देख सकते हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ राहुल लाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राहुल लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और अब से कुछ देर में मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत रविंद्र जी मैं आपसे करूं, फिर राहुल लाल जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरा का पूरा मामला है शाही जामा मस्जिद का, खासतौर पर उसकी मैं पहले बात करूंगी और फिर अगले टर्न में मैं आपके पास महाराष्ट्र को लेकर आऊंगी। अगर कोर्ट ही इसको विवादित ढांचा लिखवा दे तो आपको क्या लग रहा है कि ये पूरी की पूरी सुनवाई और ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जी नमस्कार बुशरा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक खबर और दिखाऊं। आज के अखबार में हेडलाइंस में छपी है, आपकी नजर जरूर पड़ी होगी। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात में एक मामला दर्ज हुआ, एफआईआर हुई। उस एफआईआर वो जो हुई उसमें एक गजल उन्होंने लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें, एक लाइन उसकी गजल में होंगी, लंबी होती है गजल, तो उसमें से एक लाइन उठाई पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने, और एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर है कि दो जो सामान्य होती है कि एनिमोसिटी दो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज में, और वो उन्होंने चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की पिटीशन को खारिज कर दिया और एफआईआर को अपहोल्ड कर दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। अब वो फैसला हमको पढ़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 बरस हो गए, आज भी फ्री स्पीच जो है वो, उसको लेकर सरकारें इतनी इनसेंसिटिव क्यों है? अगर आज भी फ्री स्पीच पर इतनी लगाम है, लोगों को इतनी दिक्कत है, और जहां पर गुजरात पुलिस ने उसको एनिमोसिटी भड़काने वाली लाइनें बताया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नॉन वायलेंस को बढ़ाने वाली लाइनें बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी जो कविता लिखी गई है, पोएम है, इससे तो नॉन वायलेंस प्रमोट हो रही है। तो आप देखिए, दो कोर्ट, और उस पर फिर उसके बाद जज जो वकील है कपिल सिब्बल थे, उन्होंने कहा कि भाई गुजरात हाईकोर्ट पर भी कुछ बोलना चाहिए आपको, जिन्होंने इन्हीं लाइनों को, इसी कविता को एनिमोसिटी भड़काने वाला बता दिया। गुजरात हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं जी, मैं लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग उस पर जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, देखेंगे, जो अपना फैसला आएगा उसमें देखते हैं क्या लिख के आता है फैसला। मतलब मैंने ये एग्जांपल आपको दिया कि किस तरीके से
देश के कोर्ट्स किस तरीके से जो चीज उनके सामने परोसी जाती है उसको किसी दबाव में आके या बिना किसी उनको लगता है कि अगर हमने इसके खिलाफ फैसला दिया तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्या है इस बात का हमको अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। संभल की घटना इससे अलग नहीं है। संभल की घटना भी ऐसी ही है कि आपके सामने जो पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने या हुकूमत ने जो दस्तावेज पेश किए, आपने उन सभी दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया बगैर किसी बात के, बिना उसके ऊपर कोई अपनी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए आपने उन तमाम बातों को सही मान लिया। अब ऐसे में बताइए फिर कोर्ट अगर ये बातें करेगा, ये तो जजमेंट में लिखने की बातें हैं। अगर जजमेंट आप दे रहे हैं तो आज तो जजमेंट का स्टेज नहीं है, ये तो बहुत इनिशियल स्टेज है। जब इनिशियल स्टेज पे आपने उसको ऐसा, अगर उसके ऊपर किसी तरह का टर्मिनोलॉजी को यूज कर दिया, अगर आपने उसके ऊपर मस्जिद यूज कर दिया तो भी गलत है। जब वो विवाद में आ गया है तो उसको आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे ना जो न्यूट्रल होंगे। आपके सामने तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आस्था को लेके तो कोई जा नहीं सकता, कोर्ट के सामने आस्था को लेके तो जा नहीं सकता। ये तो दीवानी मामला है उनके सामने, ये तो दीवानी मामला हुआ ना। बाबरी मस्जिद का भी तो दीवानी मामला था। बाबरी मस्जिद का मामला भी क्या था? दीवानी मामला था कि भाई ये जमीन हमारी है कि हमारी है। अब यही स्थिति यहां पर है। संभल में भी जो मामला है वो अल्टीमेटली तो दीवानी है ना। दो पक्ष कह रहे हैं, एक हमारा है, एक कह रहा हमारा है तो उस जमीन का जमीन है, या जो भी वो कोई धार्मिक जगह है या जमीन है या बाग है, वो तमाम चीजें मिला के एक पक्ष का कहना है कि हमारा है, दूसरा पक्ष का कहना है कि जी हमारा है। अल्टीमेट डिस्प्यूट तो दोनों जगह यही है। कोर्ट के सामने तो इसी नजरिए से जाएगा ना। कोर्ट के सामने ये थोड़ी जाएगा कि हमारी इबादत गाह है या मेरे लिए मंदिर है या फिर मैं यहाँ पे कोई और तांत्रिक का काम करता हूं। कोर्ट को तो मतलब है कि जो दिए गए कानून हैं उन कानूनों की परिधि में ये कहां स्टैंड करता है। तो कानून की परिधि में जो डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट को लेके आप जाएंगे। वो डिस्प्यूट क्या है कि जी एक स्ट्रक्चर है, एक जमीन है, एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पे दो पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कि हमारा है, एक पक्ष का कहना हमारा है। ऐसे में इस तरह के अगर आप शब्दों को यूज करेंगे तो जाहिर है दूसरा पक्ष जो न्याय मांगने के लिए आया है वो तो डिस्करेज होगा ही। उसको डिस्करेज करके अगर आप न्याय सोचते हैं कि किसी को मिलेगा तो इस बात की तो संभावना लगातार घट जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं या हाई कोर्ट बार बार जो बातें बोलते हैं उन पर मुझे लगता है लोअर कोर्ट को ध्यान देने की जरूरत है और उसके बाद उसी तरीके से अपनी शब्दावली को भी लिखना चाहिए जिससे कि दोनों पक्षों को न्याय प्राप्त करने के लिए ताकत मिले, ना कि न्याय के लिए डिस्करेजमेंट मिले। तो और एक बात, दूसरी बात, इस तरह के शब्दों का उपयोग होने से उसका कोर्ट के बाहर कितना ज्यादा असर पड़ता है। मीडिया के माध्यम से जब ये खबरें बाहर जाती हैं तो कोई एक पक्ष या हो सकता है दोनों पक्ष भी या उन दोनों पक्षों से जुड़े लोग, अगर एक तरफ बीजेपी उसका बेनिफिट उठाना चाहती है तो दूसरी तरफ हो सकता है ओवैसी उसका फायदा उठाएं। और इन दोनों के बीच में फंसता कौन है? आम आदमी जिसको मुद्दों के आधार पर पॉलिटिक्स चाहिए, उसको हिंदू और मुसलमान या फिर सिख और गैर सिख या फिर एक कम्युनिटी वर्सेस दूसरी कम्युनिटी के बीच में सरकार को फंस के और अपना वोट देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि मुद्दों के आधार पर जो पॉलिटिक्स होती हो उसको ना भटकाया जाए। जो इशू है उस इशू के हिसाब से कोर्ट्स जो हैं वो अपने फैसला करें। और जहां तक ये शब्द का सवाल है, ये शब्द जो है, देखिए कोर्ट का तो कोई भी बुशराजी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जिस भी चीज पर किसी पक्ष को आपत्ति है तो वो हायर कोर्ट में जाके उस आपत्ति को पेश कर सकता है। तो अगर ये शब्द, मैंने इसका डिटेल नहीं पढ़ा है, अगर ये शब्द पे आपत्ति होगी, अगर ये लिखा, अगर ऑर्डर में आ गया है तो इसको खिलाफ पिटीशन डाली जा सकती है हायर कोर्ट में और उस शब्द को हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और एक और बात जो आप कह रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी मियां तियां और पाकिस्तानी अगर आप किसी को बोलते हैं तो ये भावना आहत करने वाला नहीं है। ये भी कोर्ट की तरफ से एक दूसरे किसी ऑर्डर में ये कहा गया था, यानी कि जी कह रहे वो भी जी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। ने अपने तो आदेश में कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है मियां तियां और पाकिस्तानी। अब आप ये सोचिए
कि किसी शख्स को आप एक तरह से मैं गाली तो नहीं कहूंगी, लेकिन दूसरा अल्फाज, क्योंकि पाकिस्तान को कैसे देखा जाता है, आप किसी दूसरे मजहब के मानने वाले को तो पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर आप बुलाते हैं। मियाँ तियाँ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होगा, कोर्ट की तरफ से ये कहा जाए कि वो भावना आहत करने वाला नहीं है, तो ये भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि यही पाकिस्तान के जिंदाबाद के आरोप लगाकर लोगों को जेल तक भेजा जाता है। और वहीं अगर किसी को पाकिस्तानी कहा जाए और आप कहें कि इसमें किसी तरह की कोई भावना आहत नहीं होती, तो ये भी अपने आप में सोचने वाला सवाल जरूर है। और इसीलिए कोर्ट के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं या जिस दबाव में कोर्ट फिलहाल काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में देखने लायक है। जो 4 पिलर्स हैं वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और उसमें आप ये देखिए कि विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आप मीडिया को देखिए, जुडिशरी को देखिए, आप चुनाव आयोग को देखिए, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज है और किस तरह से काम करें, ये सब हमारे सामने है। और ऐसे में राहुल लाल जी, विवादित ढांचा लिखवा देना, ऐसी ही तो शुरुआत बाबरी मस्जिद की भी हुई थी, और उसके बाद जब फैसला आता है, फिर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि उन्हें भगवान की शरण में जाना पड़ा था फैसला लेने से पहले। तो इस तरह की अगर चीजें सामने आए और विवादित ढांचा अगर अभी से ही लिखवा दिया जाए, वो बात लिखवा दी जाए जो हिंदू पक्ष कह रहा था, तो आप इसको कहां जाता हुआ देख रहे हैं अब मामले को? बुशरा जी, इस पूरे मामले को और देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो आपस में काफी ज्यादा, हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर अगर हम लोग देखें कि तमाम जगह पे कुछ वही याचिकाकर्ता है, फिक्स नाम है, फिक्स लोग हैं, जिन्हें हर मस्जिद के भीतर जो है कि मंदिर दिखाई देता है, वो लोग जाते हैं और कोर्ट जिस तरह से सुपर एक्टिव होकर सुनवाई करती है उसमें, क्योंकि संभल के प्रकरण में भी हम लोगों ने देखा, बनारस के जो है कि प्रकरण में भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे क्या घटनाएं, कोर्ट किस तरह से सुपर एक्टिव हो रहा था। तो और अगर देखिए आज के संदर्भ में ही अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो वो फैसला कि जिसमें मियां तियां और पाकिस्तानी को भी उन्होंने कहा कि कोई भावना आहत होने वाली बात नहीं, तो ये तो एक सातवें आश्चर्य की बात है कि वो भी कोई लोअर कोर्ट नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ जो है कि वहां से ये टिप्पणियां और ये चीजें सामने में आ रही हैं। माधवी बुच के ऊपर जो बड़ी मेहनत मुश्किल से जो है कि लोअर कोर्ट ने जो है कि उनको एफआईआर करने का आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने उस आदेश को जो है कि स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो अलग अलग हिस्सों पे जब न्यायपालिका के कई आदेशों पे नजर डालते हैं तो प्रथम दृष्टिया तो यह दिखता है कि कहीं न कहीं उनकी स्वतंत्रता निष्पक्षता जो हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी वो कई बार दबाव में दिखाई देती हैं। जिस समय न्यायपालिका के लोग, तमाम लोग ये चीजें कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा दबाव है बुशरा जी न्यायपालिका के ऊपर, तो न्यायपालिका की भी तो यह जिम्मेवारी बनती है कि वो किन मामलों को पहले सुनवाई के लिए जो है कि लिस्ट में रखें। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल अगर संभल के प्रकरण को देखें, देखिए संभल के जामा मस्जिद को मैंने अपने आंखों से देखा है बुशरा जी, वो जिस तरह से भव्य स्थापत्य का जो है कि वो मुगल कालीन स्थापत्य का भव्य नमूना है वो, और जिस तरह से आखिर 1920 में ही उसको जो है कि पुरातत्व विभाग को उसको सौंप दिया गया। कोई कारण तो रहे होंगे उसके कि वो सामान्य रूप से नहीं था, वो हमारे बहुत ही जबरदस्त सांस्कृतिक धरोहर की चीजें हैं बुशरा जी। वो एक तरफ वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक आस्था भी है एक वर्ग की, और दूसरे तरफ उसके आधार पर राजनीति करने की कोशिश। मैं देखिए डे वन से जो इसमें पॉलिटिक्स शुरू होती है, आप सोच के देखिए कि सर्वे करने के आदेश कब दिए जाते हैं, जिस समय की एक पक्ष को सुना भी नहीं जाता है, एक पक्ष को बिना सुने हुए सर्वे के आदेश लोअर कोर्ट जारी कर देता है, और फिर रात के अंधेरे देर शाम से जो है कि सर्वे शुरू हो जाते हैं। तो देर शाम से सर्वे शुरू होते हैं, वो कहानियां शुरू हो जाती हैं। दूसरे दिन पे फिर जो अगले दिन सर्वे की कहानी आती है बुशरा जी, उस समय तब सर्वेयर कहते हैं कि भाई हमें वो हम अच्छे से देर शाम में सर्वे कर रहे थे तो अच्छे से चीजें दिख नहीं पाई, तो अगले बार जो सर्वे हुआ वो अगले सुबह 6-7 बजे सुबह ही हो गई। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो सर्वेकार थे उनको तो दोपहर में अच्छे से सूर्य की रोशनी में जाना चाहिए था सर्वे करने के लिए। लेकिन पूरे प्रक्रिया को अगर देखते हैं हम लोग, चाहे वहां पे उस प्रक्रिया में न्यायपालिका को देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को देखें, और फिर अब हाईकोर्ट को देखें, चीजें एक ही दिशा में जाती हुई दिखती है। और जो चीजें आपने कहा उस समय भी अगर हम लोग बनारस के संदर्भ में भी देखें, जो सर्वे का मामला हो रहा था, वो मामले भी सुप्रीम कोर्ट तक में आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट केवल एक चीज कह देता कि 1991 का धर्मस्थल पूजा उपासना कानून बना हुआ है। राम मंदिर मामला एक आखिरी मामला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तो वो राम मंदिर के मामले में सुनवाई में भी शामिल एक जज थे वो।
और उसमें बहुत विस्तार से बुशरा जी 1991 के धर्मस्थल विधेयक को सीधे सीधे उसको संविधान के आधारभूत ढांचा में शामिल बताया गया उसको कि वो आधारभूत ढांचा है, 5 सदस्यीय पीठ बता रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो राम मंदिर के मामले पर जो फैसला दिया गया और फिर उसके बाद जो अभी का व्यवहार है उसमें ही हम लोगों को विरोधाभास दिखाई दे रहा है। और ये पूरा विरोधाभास से लाभ किससे पहुंच रहा है? इससे लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को पहुंच रही है। आपने बिल्कुल सही कहा अपने भूमिका में कि उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ, वो आयोजन जो है वो उपलब्धियां कम और वो एक तरह से बहुत मामलों में अव्यवस्था का पूरा मामला रहा वहां पे। अब इनको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जब तक हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है, इनकी नैया पार नहीं लगने वाली है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अब जो याचिका करता है अगर उनको बहुत गंभीरता से लिया जाए, जो इस मामले में भी याचिका करता है, जो सर्वे के लिए जाते हैं, वो अलग अलग टीवी चैनलों पर न्यूज चैनलों के डिबेट में कहते हैं बुशरा जी की 35,000 लिस्ट बनी हुई है उनकी, जहां अब अगर हिंदुस्तान के 35,000 मस्जिदों को ही चुनौती दी जाए, हर तरफ सर्वे की ही कहानी होगी, तो क्या हम लोग मान लें कि न्यायपालिका में कोई दूसरा काम नहीं होना है? न्यायपालिका का प्रयोग और केवल जो है उसके अधिकारों का प्रयोग जो है वो हिंदू मुस्लिम और विभाजनकारी राजनीति के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा दुखद चीज है कि न्यायपालिका जो कि न्याय का मंदिर है उसका प्रयोग पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। यह दुखद मामला है इस पूरे प्रकरण में और सत्तारूढ़ पार्टी उसका प्रयोग कर रही है। अब आप सोच के देखिए, हम लोग अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में तो प्रयोग हो ही रहा है, दूसरी तरफ माधी बुश के ऊपर अगर हम लोग देखें, वहां पे किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कितनी मेहनत से जो है कि बुशरा जी उनके एफआईआर करने के आदेश दिए। इस प्रकार से पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी हड़कंप मचा हुआ है। हम लोगों ने एक डिबेट पहले भी किया है बुशरा जी, और अभी भी इस समय भी शेयर बाजार की हालत देख लीजिए, विदेशी जो है कि हमारे निवेशक किस तरह से चले जा रहे हैं। आप दिल्ली एनसीआर में हर तरफ देखिए, हर तरफ पोस्टर लगे हुए हैं बुशरा जी, कई पोस्टर लगे हुए हैं। असम में भारी मात्रा में असम इन्वेस्टर समिट के पोस्टर लगे हुए हैं, कहीं मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के पोस्टर लगे हुए हैं, कहीं उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के पोस्टर लगे हुए हैं। अब सारे इन्वेस्टर्स गायब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है कि वो गुजरात में जो है कि अलग ही जो है फिल्म शूटिंग कराने में बिजी बैठे हुए हैं। वो हर एक एक घंटे के बाद उनके ड्रेस बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो तो हम लोगों को वही दिख रहा है कि रोम जलते हुए दिख रहा है, नीरो बांसुरी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये तो एक ऐसी स्थिति में खड़े हो गए। इस समय हमें फिर से लग रहा है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस जो चीज उठाती है, विपक्ष जिस चीज को उठा रही है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर कहीं न कहीं एक दबाव की स्थिति है और उनको दबाव मुक्त करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। वो चीजें नजर आ रही है संभल के प्रकरण में, क्योंकि संभल का विवाद, अब आप सोच के देखिए कि तो गनीमत है कि अडानी जी पहुंच गए अजमेर शरीफ, ना तो अभी तो अजमेर शरीफ का विवाद भी गर्म हो रहा होता है बुशरा जी, नहीं तो वो खुद चादर चढ़ाने के लिए पहुंच गए तो हमें लग रहा है कि अजमेर शरीफ का भी विवादों से मुक्ति मिल गई। नहीं तो न्यायपालिका का काम बिल्कुल सही, अभी इन्होंने कहा कि उनका काम है ऐसे शब्दों की टिप्पणी करना जो कि न्यूट्रल और तटस्थ हो। अभी कोर्ट में आप सुनवाई कर रहे हैं और एक पक्ष को देखिए, खुश होने वाला पक्ष तो इसमें कोई नहीं होगा बुशरा जी। जो भी इस देश से प्रेम करेगा, अगर इस प्रकार के राजनीति में कि ये चीजें जो है कि ये हिंदू धर्मावलंबियों को बहुत अच्छी लगेगी कि उसको विवादित ढांचा कर दिया गया, ये एक देश के लिए सही स्थिति नहीं है और उनको एक न्यूट्रल शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही दिख जाए कि वो पूरा मामला जो शब्दावली है, वो प्रयोग जो है कि वो मुस्लिम समूह जो मांग कर रहे हैं उसके विरोध में जा रहा है, तो फिर उनके न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, उस जज महोदय की न्याय के आगे की कृति के ऊपर लोगों का भरोसा कैसे होगा? हमारे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने लंबे समय तक न्याय के बड़े कड़े मापदंड उन्होंने स्थापित किया और इसलिए उनके उन संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में काफी अपार सम्मान है उसके लिए। लेकिन इन घटनाओं से वो सम्मान टूट रहा है और अगर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान टूट रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए उससे खतरनाक कोई स्थिति नहीं हो सकती है बुशरा। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी उम्मीद लोगों को कोर्ट से लगती है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर मामला है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, लोगों को आखिरी उम्मीद उसमें नजर आती है। अभी ये मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन अगर वहां से उस तरह का फैसला नहीं आता तो जाहिर सी बात है इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और ऐसे में अगर वहां से भी
वो उम्मीद टूटती हुई नजर आए और इस तरह के फैसले दिए जाएं जहां कहीं लगे भी कि कुछ ऐसे फैसले हैं जो सरकार को झटके देने वाले हैं, लेकिन उनको बीच में फंसा दिया जाए कि ना इधर का हो ना उधर का हो। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से दिए गए, जिसको लेकर अब हम देखते हैं कि किस तरह का ये फैसला जो है वो दिया गया था। अब ऐसे में सवाल फिर रविंद्र जी, महाराष्ट्र को लेकर भी उठ रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, जब से सरकार बनी है, जब से शिंदे और फडणवीस में तो ठनी हुई है, और उसके साथ साथ आज जिस तरह से पहला इस्तीफा एक कैबिनेट मिनिस्टर का हुआ है धनंजय मुंडे का, जिनके करीबी के ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं। मामला बहुत दिन से ये एक तरह से सुर्खियां बटोर रहा था और लग रहा था कि बहुत पहले ये इस्तीफा हो जाना चाहिए था। और जो धनंजय मुंडे हैं वो एक तरह से बाहुबली माने जाते हैं, उनके पूरे परिवार की जो छवि है उसे हमें देखना चाहिए। इस मामले को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं फिलहाल? क्या आपको लग रहा है कि चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, वो सिर्फ साथ में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है? और आगे फिर इस पूरी सरकार को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? बीएमसी के चुनाव भी आगे आने वाले हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को जहां ही लग रहा था कि भाई टूट के उनके तो वारे न्यारे हो गए, लेकिन उनका डिमोशन हो गया, अब उनको ऑफर दिया जा रहा है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। दूसरे ये एनसीपी गुट से बने थे धनंजय, इनका इस्तीफा हो गया। हालांकि इनके ऊपर और इनके करीबी के ऊपर संगीन आरोप है, हत्या जैसा आरोप है। आवाज खुले रविंद्र जी की। हाँ, देखिए बुशरा जी, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल खराब है, चारों तरफ से खराब है। एकनाथ शिंदे लगातार आंख तरेर रहे हैं और कह दिया है कि हमको हल्के में तो कोई ले ही मत। और ऊपर से फिर धनंजय मुंडे का मामला है। धनंजय मुंडे अपने इलाके में एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं और लगातार लंबे समय से सक्रिय हैं और क्षेत्र में अपनी ठसक के लिए वो हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे। तो ऐसी स्थिति में उनका इस्तीफा हुआ है, जबकि सरकार पूरी कोशिश कर रही थी एनसीपी की तरफ से कि इनका इस्तीफा ना हो, लेकिन फिर भी देना पड़ा। मतलब जो दो घटक दल हैं वो दोनों इस वक्त कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं पार्टी से, सरकार के साथ। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बीएमसी का इलेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और विश्व, मुझे लगता है देश में तो खैर है ही है सबसे अमीर म्यूनिसिपैलिटी, विश्व में भी बहुत अमीर म्यूनिसिपैलिटी में बंबई आती है। और बंबई का इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कि देखिए कितने लंबे समय से पेंडिंग है, सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही है उस इलेक्शन को करवाने के लिए। तो उस इलेक्शन को कराने की जब हिम्मत करेगी सरकार, वो तभी करेगी जब उनको इस बात की पूरी संभावना दिखेंगी कि वो चुनाव जीतने की पोजीशन में है, नहीं तो वो इसको टाल मटोल करती रहेंगी। और अब जिस तरह का माहौल बन गया है, पहले वाली स्थिति नहीं रही है। पहले मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब तो वो डिमोशन है और डिमोशन में भी उनके करीबी लोगों के साथ किस तरह से हो रहा है। अभी 2 रोज पहले हम लोग देख रहे थे उनके जो नजदीकी थे नानाजी, तानाजी मंत्री थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके विभाग में करीब 3,500 करोड़ का कोई काम था, वो काम रुकवा दिया जो जब उनके मुख्यमंत्री काल में हुआ था एकनाथ शिंदे के। उस काम को भी रुकवा दिया गया है। तो इस तरह से जब पिछली सरकार के काम, और पहली बार नहीं हो रहा, 3-4 और भी ऐसे काम थे जो कि किसी कंपनी को दिए गए थे, उन पर भी रोक लगवा दी गई है। तो इस तरह के काम जब हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीधे मुखालफत में दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, उसमें ये धनंजय मुंडे का इस्तीफा, अब देखिए इस्तीफा तो अपनी मर्जी से तो नहीं दिया है, उन पर जो दबाव था उसके तहत ही दिया गया है। पूरी कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से इस मामले में मैनेज कर लिया जाए, पीड़ित पक्ष के बारे में भी जो खबरें आ रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में जब उनको इस्तीफा देना पड़ा है तो जाहिर है तकलीफें तो उनकी इस्तीफा देने के बाद और बढ़ेंगी। और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है, सरकार भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में अब एकनाथ शिंदे भी नाराज, अगर अजीत दादा पवार भी नाराज हो जा रहे हैं तो सरकार के पास तो समस्या बढ़ेगी। और जिस तरीके से इन दोनों की समस्या दिख रही है वहां पर, उनको देखकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपनी सांसें रोक के बैठे। अगला इलेक्शन वहीं पर है और वो लगातार नजरें बना के बैठे हैं कि जब इन दोनों पक्षों के साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, और बीजेपी तो इस बात के लिए माहिर है, जानी जाती है कि जो भी पार्टी उनके साथ अलायंस करती है उस पार्टी का क्या हाल होती है, वो हम लोगों ने हर स्टेट में देखा है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट में ये हाल है। और उसी दिशा में अब जाती हुई एनसीपी की, अजीत पवार की पार्टी,
और शिवसेना शिंदे, ये दोनों की भी हालत लगभग उसी दिशा में जा रही है। जिस दिन बीजेपी को इस बात का ऑल्टरनेट मिल गया कि जो शिंदे के पास 9 सांसद हैं, वो सांसद या तो बीजेपी की तरफ आ जाएं या फिर उन सांसदों को उनका कोई ऑल्टरनेट मिल जाएगा, मुझे लगता है उस दिन के बाद वो शिंदे को भी अपने मंत्रिमंडल से घर बिठा देंगे और शिंदे का पॉलिटिकल करियर उसके बाद लगभग समझिए शून्य की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और वही स्थिति अजीत पवार की भी है। अजीत पवार को जब तक एनसीपी को कमजोर करने के लिए या शरद पवार को कमजोर करने के लिए जितनी अजीत पवार की जरूरत थी, पिछली सरकार को स्टेबल करने के लिए जितनी अजीत पवार की जरूरत थी, वो जरूरत अब खत्म हो चली है। अब बीजेपी को यही लग रहा है कि इस इलेक्शन में वो लोग खुद जिस तरीके से एक बड़ी सीट्स उन्होंने जीती हैं, और खैर अब तो सीट्स उनको चुनाव में जीतने की जरूरत भी नहीं रही। अब तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना मजबूती के साथ उनके लिए काम कर रहा है कि उनको लोगों के वोट की जरूरत ज्यादा है नहीं, और ना पैसे की जरूरत रही। पैसे भी $21 मिलियन कहीं से आ जाते हैं। तो अब तो मामला थोड़ा इस तरह का हो गया कि पूरा कंट्रोल बीजेपी ने ले लिया है। और ऐसी स्थिति में बंगाल से भी जो खबरें आ रही हैं, बंगाल के नेताओं ने जो एलिगेशन इलेक्शन कमीशन पे लगाए, तो वो और मामले को संदेहास्पद करते हैं। तो खैर महाराष्ट्र की जहां तक बात है, उसमें स्थितियां बीजेपी के लिए माकूल नहीं है। बीजेपी के लिए तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। ये सरकार भी लगातार विवादों के घेरे में है, लेकिन इन दोनों, अब सरकार में दोनों पक्ष रहना नहीं चाहते, लेकिन इनको जो जोड़ के रखी है वो न बीजेपी है न देवेंद्र फडणवीस हैं, वो ईडी। अब ईडी के हमले से, ईडी के झगड़े से कितने दिन तक ये लोग अपने आप को बचा पाएंगे। तो अगर इनको लगेगा कि ईडी अब उनका कुछ कर नहीं पाएगी तो अलग हो जाएंगे, और अगर इनको लगेगा कि ईडी में इन्होंने ऐसे काम किए हैं, ऐसे कारनामे किए हैं कि जिससे ईडी से डरने की जरूरत है, तब तो ये बने रहेंगे। पर प्रदेश के विकास में जहां तक बात है, वो ये सरकार को योगदान नहीं कर रही है। इस सरकार की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं आया कि कोई डेवलपमेंट के काम किए हों, कोई योजनाएं लगाई हों, बल्कि जो वादे किए गए थे, चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे, अब उस पर भी नानुकुर हो रहा है। 2,500 रुपए महीना जो महिलाओं को देने की बात थी, उस पर भी कई तरह की कंडीशन लगा दी गई हैं। तो अब उन कंडीशंस के हिसाब से कितने दिन ये सरकार काम कर पाएगी, कैसे सरकार चलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं, वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो ये सरकार कोई खास काम करती हुई बुशरा जी दिखाई नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल। और बीजेपी लग रहा है कि उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बस ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो केंद्र की सरकार है अभी वो बैसाखियों पर है, बस इसी का उसको इंतजार है, वरना वो उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में, जहां वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। यानी कि जो वहां पर भी जो उसकी बैसाखियां हैं, उनको भी जल्द ही वो टाटा बाय बाय करना चाहती है। और केंद्र में तो आपको पता ही, और अब नीतीश कुमार, ये सब आप देखिए, और भारतीय जनता पार्टी की फिर सियासत देखिए कि कैसे वो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, यहां तक कि अपने पार्टी तक के लोगों का इस्तेमाल करती है, जिसमें हमें शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को नहीं भूलना चाहिए। और जब उनका भरपूर इस्तेमाल हो जाता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल हो जाता है, तो उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत या तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत उनको लॉलीपॉप देके जो है वो एक तरह से समझा बुझा लिया जाता है कि ठीक है बैठे रहिए अगर आपको यही अच्छा लगे। तो ऐसे में फिर राहुल लाल जी, ये जो पूरा महाराष्ट्र का मामला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और कहां जाता हुआ देख रहे हैं? ऐसे में क्या ये संदेश चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनके लिए नहीं है? कि यहाँ तो धनंजय मुंडे की बात अलग है, उनके पर तो संगीन आरोप है और ये होना ही था, बल्कि जो पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है महाराष्ट्र की, वो कैसे उजागर हो रही है वो आप देखिए, क्योंकि दूसरी पार्टियों पर, गठबंधनों पर यह आरोप लगता रहा है। चाहे अभी हाल ही में देखा होगा, जो मंत्री है उनकी बेटी के साथ किस तरह की छेड़छाड़ हुई, बाकायदा तौर पर उन्होंने जाके शिकायत की, और अब ये मामला देख लीजिए आप धनंजय मुंडे का। तो जाहिर सी बात है ये कई तरह के सवाल तो खड़ा करता है, लेकिन इससे जो सहयोगी है उनके लिए भी इसमें बहुत सारे सबक भी छुपे हुए हैं। बिल्कुल बुशरा जी, महाराष्ट्र एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल के रूप में मैं देखता हूं, जहां पे उन्हें विधानसभा चुनाव में बिल्कुल प्रचंड वाली संख्या मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी सहयोगियों के साथ उनके संबंध सही नहीं दिखते। एकनाथ शिंदे के साथ चाहे वो संबंध हो, चाहे वो अजीत पवार के साथ संबंध हो, उसमें वो एक जबरदस्त खटास की स्थिति दिखाई देती है हम लोगों को। एकनाथ शिंदे देखिए तमाम मीटिंगों से हम लोगों को दूरी बनाए हुए दिखते हैं, और जिस तरह से उनका डिमोशन हुआ, चुनाव से पहले ही जो घोषणाएं कर दी गई कि नहीं
जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे उसके पहले ही अमित शाह जी का बयान आया था कि तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि आगे क्या स्थितियां होने वाली है। और उस तरह का बयान वो बिहार में भी दे चुके हैं अमित शाह। अब फिर से वो यू टर्न लेते हुए बीजेपी थोड़ी नजर आ रही है कि नहीं, नीतीश कुमार ही होंगे अगले, कुछ पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन अमित शाह वो बयान दे चुके हैं। जो महाराष्ट्र में दिया जाना था वो बयान उन्होंने बिहार में भी दिया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो उस कारण से वहां पे नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध स्वाभाविक नहीं चल रहा है और एनडीए खेमे में बड़ी ही एक हलचल की स्थिति मची हुई है। इसमें हम लोग को यह भी नहीं भूलना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा है उनका। अभी हम लोग न्यायपालिका के क्षेत्र को लेकर बात तो कर ही रहे थे, चुनाव आयोग को लेकर भी बात हम लोग कर रहे थे अभी। लेकिन आप सोच के देखिए, उसके बावजूद भी एक रोचक स्थिति यह है गुसरा जी की 4 जून 2024 को जब परिणाम आए, एक सांसद एनडीए के खेमे में वो जोड़ नहीं सके। बीजेपी के लिए यह स्थिति एक अजीबोगरीब वाली स्थिति है कि वो 240 के नंबर पे है और एनडीए के खेमा की संख्या अभी तक फिक्स है इस समय तक जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वो वैसाखी पे टिकी हुई सरकार भी है उनकी, और उस स्थिति में उसके बावजूद सहयोगियों के साथ उनकी जो स्थिति है, चलिए अभी हम लोग धनंजय मुंडे ने जो इस्तीफा दिया है, सवाल उसके ऊपर भी खड़े होंगे कि भाई दिसंबर में ही जो है कि संतोष उनकी हत्या हुई थी और उनके वाल्मीकि कराट के ऊपर जो है कि नाम आ रहा था उसी समय से कि उनके अति निकटतम के ऊपर। और वो सोचिए वो भी कार्रवाई कब हो रही है बुसरा जी, जब वो वीडियोस फोटो सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहे हैं उनकी तस्वीरें, तब सरकार के ऊपर ये दबाव की स्थिति बनी है। बड़ा अच्छा रोचक चीज आपने वो भी याद दिलाया, रक्षा खर्च से उनकी जो बेटी के साथ जिस प्रकार से सोचिए वो सुरक्षा घेरे में थी, वो जो घूम रही थी उनकी बेटी अपने मित्रों के साथ, और उनके सुरक्षा कर्मी के साथ भी उन लोगों ने, छेड़खानी करने वालों ने कॉलर पकड़ के उनकी भी पिटाई कर दी। तो अगर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है, और विशेषकर देखिए महिला वोटर्स को लेकर बीजेपी का दावा है कि भाई हमें काफी ज्यादा महिला वोटर्स का सपोर्ट मिला यहाँ पे लाड़की बहना स्कीम के कारण। तो लाड़की बहना स्कीम में तो अब नाम काटा ही जा रहा है तरह तरह के शर्तें लगा के। चुनाव से पहले सबों के अकाउंट में पैसे पहुंच रहे थे दूसरा जी, अब तमाम शर्तें ध्यान में आ रही है नई सरकार को। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि मुंबई जो कि देश के 4 महानगरों में महिला सुरक्षा को लेकर जिसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहता था, वहां पे भी हम लोग देखें तो वहां पे पिछले 2023 और 2024 के आंकड़ों की तुलना कर लें हम लोग, तो कम से कम यौन उत्पीड़न के घटनाओं में 160% की वृद्धि हुई है मुंबई जैसे शहर में। और एनसीआरबी के आंकड़े को अगर हम लोग महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें महिला अपराध के मामले में, उसमें कम से कम 40% वृद्धि पूरे महाराष्ट्र में हुई है। ये जो दर्ज आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। तो अगर जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, जो डबल इंजन की सरकार बनाई, तो जनता को क्या मिला? जनता के हिस्से में कुछ नहीं मिलना। जो सहयोगी दल जिन्होंने इतना मेहनत किया, एकनाथ शिंदे ने, उनकी क्या स्थिति है? सामना में कभी एक रिपोर्ट जो है कि छपी थी बुसरा जी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि अमित शाह जी के साथ सुबह 4 बजे मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे की, और उसमें एक स्टोरी यह थी कि भाई उनको कहा गया अमित शाह की तरफ से कि आप हमारे पार्टी में विलय कराइए, फिर आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो स्थितियां ऐसी हैं कि अच्छा बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि आप बताइए इतना परसेंट संख्या लेके आए फिर भी हमें सहयोगी आप दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो भाई जब वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे और महाराष्ट्र में अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो बिहार में नीतीश कुमार बिल्कुल सहृदयता के साथ कैसे उनके साथ चले जाएंगे अगले चुनाव में? नीतीश कुमार के बेटे कभी भी बयान नहीं देते थे, वो राजनीति के गलियारे से बिल्कुल दूर रहते थे बुसरा जी। लेकिन अभी वो लगातार वो कह रहे हैं कि भाई नहीं मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। वो जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ा तनाव बढ़ गया है बिहार में भी, कि एक तो नीतीश कुमार नहीं मानने वाले हैं, वो कभी भी उस खेमे से इस खेमे में कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी समस्या यह कि भारतीय जनता पार्टी उनको यह लग रहा था कि जो उन्होंने उड़ीसा में किया है कि वहां पे अपने ही उनको वैसे उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार की तो अगली कोई उत्तराधिकारी की कोई स्थिति तो है नहीं, तो जदयू समाप्त होगी और उसके ऊपर पूरा कब्जा करके उसे समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी आराम से जो है कि मामला संभाल लेगी। लेकिन वो स्थितियां भी वहां पे बिगड़ते हुए दिख रही हैं। तो जो आपने हेडिंग दिया है कि एनडीए में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, वो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति महाराष्ट्र से लेके बिहार तक में लगातार हम लोगों को हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे के मुख्यमंत्री थे, अब उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है। उनके कई सारे पुराने 900 करोड़, हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कि जांच पड़ताल की कहानी हो रही है। तो ये जो एक स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में अगर कहीं से भी एक चिंगारी बनी और इस बार अगर
नीतीश कुमार ने कहीं अगर बिहार में अगर पलटा मार दिया अगर बुशरा जी, तो फिर आप यकीन जी। मानिए कि कई सारे लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो दूसरे कई सारे खेमे के लोग एक साथ झटका देने की तैयारी में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा चंद्रबाबू नायडू भी संतुष्ट स्थिति में नहीं है। एकनाथ शिंदे की असंतुष्टि हम लोग देख ही सकते हैं। बिहार में जो है कि वो चिराग पासवान की अपने अलग अलग जो है कि वो जिस तरह से अमित शाह जी ने अंबेडकर को लेकर बयान दे दिया है, वो चिराग पासवान के राजनीति को सूट नहीं कर रहा है। तो बीजेपी हर अपने सहयोगी दलों के लिए समस्या बनी हुई है। सहयोगी दल इंतजार ये कर रहे हैं कि पहले आगे कौन बढ़ता है, तो पहले आगे कौन बढ़े जी। उसी में भारतीय जनता पार्टी अब तक सुरक्षित बची हुई है बुशरा जी। बिल्कुल। और इंतजार बिहार के इलेक्शन का है, उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं वो ना सिर्फ बिहार बल्कि देश में भी बदलने जा रही हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका और राहुल लाल जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।